आज मेरा सवाल दो तरह के लोगों से है, एक जिन्होंने फ्रीडरिक नीचा को पढ़ा है और दूसरे जिन्होंने फ्रीडरिक नीचा का बस नाम सुना है बट उनके बारे में नहीं पढ़ा है। अब जिन्होंने फ्रीडरिक नीचा को पढ़ा है उनसे मेरा सवाल ये है कि वॉज ही अ नाइलिस्ट? तुमने उनकी फिलॉसफी पढ़ी है, उनके वर्क्स पढ़े हैं, खुद से सवाल पूछो, सोचो। और जिन्होंने उनको नहीं पढ़ा है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि फ्रीडरिक नीचा शब्द सुनते ही, उनका नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में तुम्हारी क्या आता है? क्या फ्रीडरिक नीचा वाज जस्ट अनदर मॉडर्न प्रॉफिट कि वो सत्य की तरफ उंगली दिखाना चाह रहे थे बट उस उंगली दिखाने वाले को ही ट्रुथ मान लिया गया, सत्य मान लिया गया? प्रॉफिट्स आते थे, क्या करते थे? उंगली दिखाते थे, ये गॉड है, गॉड के ऊपर भरोसा करो, बट उसी प्रॉफिट को गॉड बना लिया जाता था। ऐसे ही नीचे आए, उन्होंने बोला नाइलिज्म आ रहा है भाई, एडवेंट ऑफ नाइलिज्म, नाइलिज्म की सुबह हो रही है, अंधकार आ रहा है इंसानों की जिंदगी में, क्या करोगे? तो नीचा को ही नाइलिस्ट मान लिया गया। ये है कांड जो लोग समझना नहीं चाहते और बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। चलो एक और लेक्चर देख लेते हैं भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 लेक्चर देखे, एक और देख लिया जाए। ये लेक्चर सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए मत देखना, क्योंकि इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट विवाद के बारे में बात हो रही है, जिस वजह से फ्रीडरिक नीचे और हम जैसे एग्जिस्टेंशलिस्ट का नाम बदनाम किया जाता है कि वो पेसिमिस्टिक हैं, वो डार्क हैं, वो नाहिलिस्टिक हैं, और सबसे बड़ा वो पागल हैं। ये ना सिर्फ एक फिलोसफिकल लेक्चर है, ये लेक्चर है फॉर हिस्टोरिकल, फॉर पॉलिटिकल एंड फॉर रिलीजियस करेक्टनेस रिलेटिंग टू नीचा एंड द फिलोसफीज दैट ही स्टूड फॉर। वॉट नाइलिज्म एक्चुअली इज। अब यहाँ पे ना हम नाइलिज्म का एक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे। मैंने पहले लेक्चर्स में नाइलिज्म को अच्छे से समझाया भाई, बट बाकी लोगों को समझाने के लिए हम नाइलिज्म को समझ लेते हैं होता क्या है। नाइलिज्म बोले तो लैक ऑफ बिलीफ, लैक ऑफ अटैचमेंट, लैक ऑफ प्रिंसिपल, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नेचर की तरफ जाता है। नाइलिज्म या तो तुम्हारी जिंदगी, आसपास की जिंदगी कंस्ट्रक्ट करने में मदद कर सकता है या उसको डिस्ट्रक्ट करने में मदद कर सकता है, उसको बनाने में मदद कर सकता है, उसको तोड़ने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पे 3-4 तरीके के नाइलिज्म होते हैं, एक एक करके हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे लेक्चर को पूरी तरीके से समझने में। पहला होता है मॉरल नाइलिज्म, कि कोई एक्शन सही या गलत नहीं है, तुम किसी एक्शन को सही या गलत में रख नहीं सकते, नथिंग इज जस्टिफाइड, या फिर ये एक्शन उस एक्शन से बेहतर है। फिर आता है एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म, जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज को ही डिनाई कर दिया जाता है कि नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फिर एक आता है मेटाफिजिकल नाइलिज्म की, जो हम ऑब्जेक्ट्स अपने अराउंड देखते हैं या मेटाफिजिकल रियलिटी में ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब बियॉन्ड, मेटा मतलब बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी, क्या पता वो एग्जिस्ट ही ना करते हो, क्या पता जिस तरीके से हम उनको परसीव करना चाह रहे हो वो उस तरीके से हमारे सामने होते ही ना होंगे। फिर लास्टली आता है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म कि देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग टू लाइफ, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि लाइफ का कलेक्टिवली कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। अब ना इन सारे नाइलिज्म के फॉर्म्स ना 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं, एक होता है एक्टिव नाइलिज्म, एक पैसिव नाइलिज्म। एक्टिव नाइलिज्म की तुम एक्सेप्ट करते हो कि नाइलिज्म है और उसके ऊपर काम करते हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में, अच्छी दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हो। और एक तरफ होता है पैसिव नाइलिज्म, जिसमें तुम एक्सेप्ट तो करते हो लेकिन इतनी बुरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो कि अपनी जिंदगी ही डिस्ट्रॉय कर लेते हो, डूब जाते हो नाइलिज्म के अंदर। हेंस एक्टिव नाइलिज्म इज द गुड फॉर्म ऑफ नाइलिज्म। अच्छा नाइलिज्म, चाहे तुम कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ले लो, हम ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री या ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो एक नाइलिस्टिक फेज से गुजरा है और उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वॉट एक्टिव नाइलिज्म इज। नीचे अपने को छाती ठोक के नाइलिस्ट बोलते थे, हो गए खुश, आ गया मजा, जीत गए। अरे भैया थोड़ा सा अभी और सुन लो, लेक्चर में अभी चीज़ें बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नीचा नाइलिस्ट इसलिए कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वो खुद को एक नाइलिस्ट कंसिडर करते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नाइलिज्म को 3 तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। पहला है जो लाइफ को ही खारिज कर दे, दूसरा है जो लाइफ की किसी भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को खारिज कर दे और रोने बैठ जाए, पीड़ा में बैठ जाए, डिस्पेयर में बैठ जाए, विच इज पैसिव नाइलिज्म। और तीसरा है जो वो खुद को कंसिडर करते थे कि वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को खारिज कर दे, कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, अपना खुद का सेल्फ मीनिंग बनाने की कोशिश करे, खुद की जिंदगी को खुद का मीनिंग देने की कोशिश करे, एक सत्य देने की कोशिश करे। अब हमने ये तो समझ लिया कि नाइलिज्म क्या है, नीचा नाइलिस्ट क्यों खुद को कहते थे और किस टाइप के नाइलिज्म में वो फॉल करते थे, और पॉजिटिव नेगेटिव नाइलिज्म क्या होता है एक्टिव पैसिव में, जो हमने देखा। अब यहाँ पे ना फ्रीडरिक नीचा ने कुछ हथियारों का उपयोग किया और वो हथियार थे उनके लिए रामबाण। उन हथियारों के बारे में हम इस
अगले पार्ट के लेक्चर में बात करेंगे, वो बहुत क्रूशियल हो जाता है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको मिस आउट मत करना। और कैसे उन हथियारों का उपयोग करके हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ मास्टरी अटेन कर सकते हैं। और यार अगर अभी तक ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर ठोक देना यार, एक लाइक है नीचे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा एक और चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिलोसफिकल व्लॉग चैनल है, वहाँ पे मैं दूसरी चीज़ें डालता रहता हूँ, जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो। सबसे पहला अमोर फाती, ये एक स्टोइक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अगर एक अच्छा विस्तार से लेक्चर चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। बट अमोर फाती इज बेसिकली एक्सेप्ट योर फेट, अपनी किस्मत तुम उसको कह लो, उसको डेस्टिनी कह लो, जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है अच्छा बुरा उसको एक्सेप्ट करो, उसको लेके रो मत। मार्क्स कमाए कोई बात नहीं भाई, आगे बेहतर करेंगे। जिंदगी में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, सबको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। गुड पार्ट भी है, बैड पार्ट भी है। अमिताभ बच्चन के शोले के सिक्के की तरह नहीं है कि दोनों तरफ गुड होगा या दोनों तरफ बैड होगा। बुरा वक्त चल रहा है अच्छा आएगा, अच्छा वक्त चल रहा है बुरा आएगा। जिंदगी की लगी पड़ी है कोई बात नहीं भाई, लगती भी है, खुशियां भी आती हैं, तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करो। रिग्रेट कभी मत करो, अपने नाइलिस्टिक फेज का भी कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। नाइलिस्टिक फेज आया, एक रिग्रेट हो रहा है, नहीं भाई आया ठीक है, एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, यस हाँ आया, जो हुआ उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। पप्पा ने अगर कनपट्टी बजा दी है तो सोचो किसी अच्छी चीज के लिए बजाई होगी, आज नहीं तो कल वो रियलाइजेशन जरूर होगी। अपनी जिंदगी के प्रति बिटरनेस, कड़वापन रखना छोड़ दो, एक रिग्रेट रखना छोड़ दो, यार ये क्यों हुआ या ये किस लिए हुआ। फ्रीडरिक नीचे ने भी कहा उस चीज को एम्ब्रेस करो, उस चीज को कहो हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ काम होते हैं ना अचानक से आ जाता है, यार ये क्यों आ गया, यार ये किस लिए आ गया, काश नहीं आता, मैं कल पार्टी करने जा सकता था, कल मैं अपने दोस्तों के साथ टपरी पे चाय पीने जा सकता था, लेकिन ये काम आ गया, कोई बात नहीं आ गया। हो सकता है कल कुछ ऐसा हो जाता, तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारा कलेश ही हो जाता, हमारी दोस्ती टूट जाती, तो उस काम ने तुम्हारे उस कलेश को बचा लिया। और जब तुम अमोर फाती को समझ जाओगे, तुम हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक मोमेंट को पीसफुली इंजॉय कर पाओगे। नाइलिस्टिक फेज आएगा लेकिन तुम नाइलिस्टिक फेज को भी इंजॉय कर पाओगे कि हाँ है कोई बात नहीं यार, नाइलिज्म ही है ना, नाइलिस्टिक फेज ही है ना, एक बिलीफ सिस्टम ही तो शैटर हुआ है, कोई बात नहीं समझते, क्या पता एक बढ़िया और अच्छा बिलीफ सिस्टम उसकी जगह पे आए। सेकंड कॉन्सेप्ट है इटर्नल रिकरेंस, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको समझा दूंगा, ध्यान से सुनना। समझो एक शैतान, एक डीमन है, तुम्हारे पास आके तुम्हारे कान में बोलता है कि भाई तुझे ये जिंदगी जीनी होगी जैसी अभी तू जी रहा है, सब कुछ बराबर चलेगा। जैसे मेरी जिंदगी में अभी लेक्चर बना रहा हूँ, अगली जिंदगी में भी ऐसे ही लेक्चर बना रहा हूँगा, ऐसे ही चैनल बनाऊंगा, ऐसे ही लोग मेरे आसपास होंगे, उसी कॉलेज में पढ़ूंगा, वैसी ही डिग्री लूंगा, उतने ही नंबर आएंगे, उतना ही कमाऊंगा। तो क्या तू उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या तू वो जिंदगी जीना चाहेगा? अब यहाँ पे दो तरीके के लोग आएंगे, पहले होंगे जो उसको गाली देंगे डीमन को, तूने क्या बोल दिया भाई, मेरी जिंदगी वैसी इतनी बदतर हो, तू कह रहा है उसको इन्फिनिटली जीना है, उसको बार बार जीना है, मरने के बाद वो चीज वापस रीसेट हो जाएगी और वापस से जीनी पड़ेगी। नहीं भाई मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं खुश हूँ, मेरे को तो बेहतर जिंदगी चाहिए। और दूसरा होगा डीमन के पैर छुएगा, उसको चुम्मी मारेगा और बोलेगा थैंक यू डीमन बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। क्यों? क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन पता लगने के बाद मैं आने वाली अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अरे जितनी बची उसको तो बेहतर बना लो। दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस ऑफ फेट इज, कि इटर्नली कोई चीज रहकर होगी, इन्फिनिटली तुम्हें वो जिंदगी जीनी है, जीनी है, जीनी है। एक बंदा रोए जा रहा है उसको लेके, अब कुछ हो नहीं सकता भाई, वो है, वो सत्य है, अब क्या करोगे? दूसरा बंदा बोल रहा है अमोर फाती भाई, एक्सेप्ट करेंगे उसको, ठीक है जीनी है। अब कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, अब कैसे हम प्रेजेंट में जी सकते हैं, अब कैसे उसको फुल्ली जी सकते हैं। तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव नाइलिस्ट और एक पैसिव नाइलिस्ट। पैसिव नाइलिस्ट रोएगा चीजों को लेके, जिसको नीचे ने बोला लास्ट मैन, खत्म, दुनिया जब खत्म होने वाली होगी, आखिरी कुछ चंद जो अपने को दे देंगे, त्याग देंगे नाइलिज्म के अंदर। दूसरे होंगे जो बाहर निकलेंगे, आगे बात करते हैं उबरमेंश, बाहर निकलेंगे इससे, सुपरमैन। तो अगर एक नाइलिस्टिक फेज आया, इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम का कॉन्सेप्ट समझो, नीचा ने कहा जैसे ही समझोगे तुम्हें इस जिंदगी का महत्व समझ में आएगा, इस जिंदगी की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को नीचे ने बनाया था जब वो एक लेक के पास वॉक कर रहे थे, उनको एक कॉन्सेप्ट, अपनी इवनिंग मॉर्निंग जो भी वॉक कर रहे थे उसमें एक कॉन्सेप्ट आया, और इस तरीके से उनके अंदर अर्जेंसी डेवलप हुई कि अभी बेहतर बनाना है। कि उन्होंने कहा जाता है कि कुछ चंद दिनों में ही 10 पोक ज़रथुस्त्र लिख दी थी। अब यहाँ पे वापस से दो लोगों के लिए सवाल है भैया, पहला जिसने नीचा को पढ़ा है, नीचा की फिलॉसफी को जानते हैं, दूसरे जो बिल्कुल न्यू है और ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं नीचा से रिलेटेड। अब यहाँ पे ना मैं इनके नीचा के वेपन्स का, वेपन्स इन दी आर्सेनल, राम बाण के 3 और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा, 3 मेटामॉर्फोसिस, द उबरमेंश और द विल टू पावर। अब
क्या है, जिनको इनके बारे में पता है, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इनके बारे में मैं अब एक रिलेशनशिप देने वाला हूँ। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्या है और कैसे क्रोनोलॉजिकली एक दूसरे को ये फॉलो करते हैं, एक के बाद ही दूसरा आ पाएगा। और दूसरे तरीके के लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा जिन्होंने नीचे को आज तक नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, पहले मेरे रिसेंट लेक्चर्स हैं एक दो, उनको जाके देख लो, फिर यहाँ पे आओ। यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उसको देख के अगर आओगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा पहले यहाँ एक बेसिक ओवरव्यू ले लो, फिर वहां पे जाकर उन लेक्चर्स को देखो डेप्थ में घुसने के लिए। द थ्री मेटामॉर्फोसिस, ये नीचे की किताब 10 स्पोक ज़रथुस्त्रा का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम 3 पड़ावों के बारे में बात करेंगे। यहाँ मेटामॉर्फोसिस मतलब बदलाव, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाना। जैसे हम बचपन में अपनी साइंस की क्लास में पढ़ते थे कि कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर फिर कुकून में बदलता है, कुकून या प्यूपा, कुकून प्यूपा, फिर बटरफ्लाई तितली में बदल जाता है। इंटरेस्टिंग थे यार, याद आ जाते हैं बचपन के दिन। अब इन 3 मेटामॉर्फोसिस में ना 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करी हुई है। पहला है कैमल, दूसरा है लायन, तीसरा है चाइल्ड। कैमल क्या है, बहुत बड़ा जानवर होता है, उसके ऊपर सारा बोझ होता है, वो रेगिस्तान में पॉइंट ए टू पॉइंट बी बिना थके चलता जाता है, चाहे उसके ऊपर तुम कितना ही बोझा डाल दो। लोग बैठ के चलाने की कोशिश करते हैं, ताकतवर वो बहुत होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैमल एक दिन समझता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बदल जाता है शेर में, सब कुछ फाड़ देता है, लोगों को फाड़ देता है और बोलता है कि मैं अपनी सेट ऑफ वैल्यूज खुद बनाने की कोशिश करूंगा। फाड़ देता है, वो गुर्राता है, वो शेर बन जाता है, सब उससे डरना शुरू कर देते हैं। एक गड्ढा खोद देता है, इसके अंदर मिट्टी हटा के सोना डाला जाएगा। लेकिन सोना डालने के लिए कोई तो होना चाहिए, दिमाग भी तो चाहिए होता है। क्या है कि कैमल और लायन में अभी भी पुरानी आइडियोलॉजीज, पुराने डॉगमास, पुराने वाद विवाद है, अभी भी उसके दिमाग में है, पुरानी मोरालिटीज अभी भी है। उसके लिए क्या चाहिए होगा, अब एक शेर को एक बच्चा बनना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, चाइल्ड होता है, क्लीन स्लेट, कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, एकदम हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ आगे चलता हुआ अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करता है। जब तक उसको संटी ना मारी जाए, उसको संटी कौन मारेगा भाई। वो शेर भी है, वो ताकतवर भी है, वो दहाड़ता भी है, लेकिन वो एक चाइल्ड भी है। जैसे एक चाइल्ड प्लेफुल होता है, वैसे अपनी जिंदगी प्लेफुली चलाता है। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है, नाइलिस्टिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी हुई है कि पहले बोझ आता है कैमल के ऊपर, एक इंसान के ऊपर, एक इंसान को अगर ले लें, बोझा आता है उसके ऊपर, बोझ से थक जाता है, बोझ को फाड़ने की कोशिश करता है, अपने मॉरल्स, अपने बिलीफ सिस्टम फाड़ देता है और फिर एक बच्चे की तरह सोचता है कि अगर मैं बचपन में जाता तो कैसे वापस से खुश रहने की कोशिश कर सकता था, कैसे वापस से न्यू मॉरल्स और न्यू सिस्टम्स और न्यू आइडियोलॉजीज बनाने की कोशिश कर सकता था। जैसे ही इंसान इस 3 मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से निकलते हुए जाता है, वो एक ओबरमेंश या वो सुपरमैन बन जाता है, वो एक ओवरमैन बन जाता है। कोई बायोलॉजिकल सुपरमैन नहीं कि भाई उठा लिया मैंने, कुछ उठा के पटक दिया मैंने किसी को पीट दिया, मैंने सरिया लेके मोड़ दिया। एक मेंटल सुपरमैन, एक मॉरल सुपरमैन जो जाता है बियॉन्ड गुड एंड इविल, सोसाइटी की मोरालिटी के पार जाने की कोशिश करता है। वो दुनिया के लिए सुपरमैन नहीं बन जाता, वो ये नहीं कहता कि मैं मॉरल लेजिस्लेशन करूंगा, मैं वापस से रूल्स और मोरालिटी और जस्टिस इनजस्टिस बनाऊंगा लोगों के लिए, बड़ी दुनिया के लिए। वो अपने लिए पहले बनाता है। ओके, हमने हिटलर वाले लेक्चर में देखा था कि वो दुनिया के लिए बनाने निकल पड़े नेगेटिव तरीके से। नीचे कहते हैं पहले अपने लिए बनाओ, पहले अपने नाइलिस्टिक स्टेट को मास्टर करो, अपने लिए मॉरल्स और सिस्टम बनाओ, दुनिया का तो खुद ही बन जाएगा भाई। लास्ट मैन से लड़ने की कोशिश करता है। लास्ट मैन क्या होता है, लास्ट मैन वो होता है जो एक्सेप्ट कर चुका है अपनी पीड़ा, अपना दर्द, वो मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर चुका है, वो बेस लेवल पे रहना चाहता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चैलेंजेस नहीं लेना चाहता, वो बोलता है भाई जो ही है घर पे बैठ के अपना जाएंगे, जरा करेंगे, अपनी घिसेंगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा अपने बेच दिए, अपने सपने तो हमने बेच ही दिए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने ऊपर मत ले लेना। एक सैलरी के लिए अपने चंद सपने बेच ही दिए, अब लोग हमें कर रहे हैं कंट्रोल जैसे करना है, ठीक है कोई बात नहीं, बैठते हैं। मीडियोक्रिटी, लास्ट मैन, धर्म को फॉलो करना, मीडियोक्रिटी, लास्ट मैन, ये नीचे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई। और अगर लास्ट मैन को जो समझ ले और ओवरमैन बन जाए, वो एक सुपीरियर मैन कहलाता है, ऊंचे तबके का इंसान कहलाता है। अब अगर इसके ऊपर अलग से विस्तार से एक लेक्चर चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना भाई, कितने लेक्चर आइडियाज है, मैं क्या ही बताऊं, किस किस पे बनाऊं वीडियोस। और इस सुपरमैन के पास, इस ओवरमैन के पास एक क्रिएटिव फोर्स होती है, नई चीजें बनाने की शक्ति होती है और नाइलिज्म को ओवरकम करने की ताकत होती है। सबसे बड़ी बात ये है, वो अपनी वैल्यूज और मोरालिटी, वो अपना मीनिंग खुद बनाता है अपनी जिंदगी में, किसी और की सुनता नहीं है, किसी और एक्सटीरियर इनपुट की सुन के अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश नहीं करता है। वो होता है एक सुपरमैन, वो होता है एक ओवरमैन। अब ओवरमैन बनने के बाद तुम्हें उस ओवरमैन का बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, एक सेल्फ रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। अभी तो भाई उस ओवरमैन ने ओवरमैन बनना सीखा है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फ्रेडरिक नीचे ने आर्थर शोपेनहावर की थोड़ी सी मदद ली। आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि देयर इज अ विल टू लिव या देयर इज अ विल टू लाइफ, विल zum Leben जर्मन में कहा जाता है।
जिसका मतलब ये है कि सबके एक कोर के ऊपर जीने की तमन्ना, जीने की इच्छा होती है, जिस वजह से सब कुछ सबको ही कर रहा है। फ्रीडरिक नीचे ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो लोग क्यों बंजी जंपिंग करते हैं, लोग क्यों बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदते हैं, लोग क्यों स्केटबोर्डिंग करते हैं, लोग क्यों शादी करते हैं। सबसे बड़ी बात, वो इसलिए नहीं करते कि वो जीना चाहते हैं, जी तो वो वैसे भी रहे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको चाहिए एक विल टू पावर। विल्ला जुर्माख्त, जर्मन अगेन। अब विल टू पावर जो कॉन्सेप्ट है, जब रिलीज हुआ था, नीचे की बहन ने उसकी बहुत टांग तोड़ने की कोशिश करी है, जिसका हिटलर ने भी बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन और दुरुपयोग किया। तो सोच समझ के इस फिलॉसफी में आगे बढ़ना, और पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ विल टू पावर मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पावर है या तुमने चीजें फोड़ दी, चीजें फाड़ दी, किसी के घूसा मार दिया, बट विल टू पावर है कि तुम अपने बेस्ट सेल्फ बने, तुमने एक सेल्फ रियलाइजेशन करी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करी और एक बेस्ट सेल्फ बनने की कोशिश करी। इसलिए एक उबरमेंच तभी बन पाएगा जब वो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, विल टू पावर के थ्रू गुजरेगा और अपने को खुद का बेस्ट सेल्फ बना पाएगा। तो अगर जल्दी से समराइज किया जाए, एक इंसान मेटामॉर्फोसिस, द 3 मेटामॉर्फोसिस से गुजरेगा, एक उबरमेंच बनेगा और फिर वो उबरमेंच अपने बेस्ट सेल्फ में बनने की कोशिश करेगा, जो कि हमने यहाँ पे समझा दिया। तो ऑल इन ऑल फ्रीडरिक विलियम नीचे वॉज नॉट अ नाइलिस्ट, बट वो नाइलिज्म से अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते रहते थे, लोगों को भी वही बताते थे। वो अपनी, जो मैंने बोला था ना, प्रॉफिट है जो ट्रुथ की तरफ उंगली दिखा रहा है, वो दिखाना, जैसे प्रॉफिट्स होते हैं ना, गॉड की तरफ दिखाते हैं, गॉड है, लेकिन उस प्रॉफिट को ही गॉड मान लिया जाता है। वैसे ही नीचे ने उंगली दिखाई कि नाइलिज्म आ रहा है, कैसे बचोगे, तो नीचे को ही नाइलिस्ट मान लिया गया। इन शॉर्ट ये दिक्कत इनके साथ हुई। एक तरह से सोचा जाए तो नाइलिज्म एक इंस्टेंट में हर चीज में एग्जिस्ट करता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जब तुम नाइलिज्म को प्रीच करोगे, नाइलिज्म के बारे में बताओगे, तो अपने में ही नाइलिज्म का तोड़ है। सोचो, इंटरेस्टिंग चीज है। तब तक के लिए ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कर देना, अच्छा लगता है, मेहनत कामयाब रहती है। मिलता है किसी अगले लेक्चर में, है ना भैया। चलो।